कैसे प्रकाश पोहरे चुनाव लड़ेंगे, किनके साथ लड़ेंगे, क्या वो किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर बिजली सबसे ज्यादा कहीं कम होती है, मिलती होगी किसानों को, तो वो विदर्भ के किसानों को बिजली कम मिलती है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन सभी लोगों ने विदर्भ के लोगों को फंसाया है। प्रकाश पोहरे की छवि अक्रॉस द कास्ट एक समावेशी व्यक्तित्व की है और वो इनके लिए सबसे बड़ा पिवटल रोल प्ले करने वाला है आने वाले चुनाव में। तो प्रकाश साथ में अगर आ गए तो ये आपने जो शब्द कहा है ना कि गेम चेंजर साबित होगा, तो ये डेफिनेटली गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार, प्रहार में आप सबका स्वागत है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है राष्ट्रीय स्तर पे। एक तो हरियाणा में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और यह कहा जा रहा है कि समूचा विपक्ष इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। नया मुख्यमंत्री क्या दोबारा फिर से मनोहर लाल खट्टर होंगे? बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन यह मोदी राज में ही संभव है कि एक पूरा का पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित इस्तीफा दे देता है और फिर से जो पार्टी कहती है वो पूरी पार्टी जो लोकल यूनिट होती है वो उसको स्वीकार कर लेती है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी डेवलपमेंट चल रहा है। आईएनएलडी और जेजेपी जो हैं उनकी भी बैठक हो रही है दिल्ली में। दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, लेकिन यह खबर आ रही है कि दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों में से 5 विधायक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं और ये बैठक चल रही है। इधर आला कमान की भी बैठक चल रही है, चंडीगढ़ में भी बैठक चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी बैठक का दौर शुरू कर दिया है और हुड्डा के नेतृत्व में वहां बैठक हो रही है। आपको मालूम होगा कि हरियाणा में कम से कम 30 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास और 10 विधायक जो हैं वो जेजेपी के साथ हैं। अगर जेजेपी का 10 और कांग्रेस के 30 और निर्दलीय विधायक अगर इनके साथ आ जाते हैं तो जो 45 का आंकड़ा है वो शायद कांग्रेस भी पूरा कर सकती है। लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी के 5 विधायक टूट करके संभवतः बीजेपी में जाएंगे या एब्सटेन करेंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 10 में से 7 को टूट करके जाना पड़ेगा, तभी उनकी विधायकी बचेगी। ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, एब्सटेन करेंगे या नहीं करेंगे, या वो दुष्यंत चौटाला के साथ बने हुए हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस ने भी मीटिंग शुरू कर दी है, लेकिन उधर गोपाल कांडा जो एक निर्दलीय विधायक हैं उनका यह कहना है कि निर्दलीय विधायक जितने हैं 7 विधायकों की संख्या है और उसके बाद एक गोपाल कांडा, तो ये मिला करके 8 विधायक हो जाते हैं और बीजेपी के पास अकेले 40-41 सीट है। ऐसे में ये 48-49 का आंकड़ा हो जाता है और जितने बहुमत के लिए चाहिए उससे 2-3 विधायक ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार वहां बननी दोबारा तय है और दुष्यंत कोशिश कर रहे हैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मीटिंग करने के लिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अभी उनको वक्त नहीं दिया है। उधर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की क्या है अभी हालत है और बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी क्या हालत है। अजित पवार एनसीपी और शिंदे गुट के शिवसेना की। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है और ये खबर आ रही है अकोला से। अकोला में देशोन्नति के मालिक एडिटर इन चीफ प्रकाश पोहरे ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब ये खबर आ रही है, हालांकि ये बातचीत अभी तक नहीं पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग का दौर अकोला में भी चल रहा है, नागपुर में भी चल रहा है। कैसे प्रकाश पोहरे चुनाव लड़ेंगे, किनके साथ लड़ेंगे, क्या वो किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, आज इस सब के बारे में जानने के लिए सीधे चलते हैं सूर्यकांत भारती के पास। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो खबर आ रही है कि प्रकाश पोहरे ने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का, इसमें कितनी सच्चाई है? तो काफी दिनों से प्रकाश जी का चल रहा था कि इस बार इलेक्शन लड़ना है और वो विदर्भ के मुद्दे पर लड़ना है। वो काफी दिनों से प्रयास भी कर रहे हैं। पूर्णतः 1 साल से वो इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरा विदर्भ का उन्होंने दौरा कर चुके हैं। उनकी 2 फेरियां जो है इस पूरे 1 साल में वो उन्होंने पूरी कर ली है और संभवतः वो इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। जो आपने बताया कि वो मेरे लिए तो कोई खबर नहीं है क्योंकि वो पहले से मन बना लेते, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा
कि प्रकाश पोहरे जैसा एक बड़ा कद्दावर जो न्यूज़पेपर जो चलाते हैं और वो उनका न्यूज़पेपर ये धरातल के ऊपर है, यानी दलित पीड़ित शोषित किसानों का अखबार है उनका। और वो अगर इलेक्शन में उतर जाते तो बड़ा विदर्भ के लिए भी बड़ा अच्छा होने वाला है। और चल रही थी वोलाटाइल पोजीशन थी कि अकोला से लड़ेंगे या फिर वाशिम यवतमाल से वो लड़ेंगे। तो ऐसा उनका चल रहा था। कल उनकी मीटिंग हुई संडे को 2 दिन पहले, और मैराथन मीटिंग हुई। प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। पूरे विदर्भ से उनके करीबन 200 के करीबन लोग उस वक्त मीटिंग में शामिल थे। पूरी दिन भर की वो मीटिंग चली और ये तय किया गया कि और वो प्रकाश जी के ही ऊपर छोड़ दिया है कि आप अकोला से लड़ेंगे या वाशिम और यवतमाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, कि दोनों सटीक है। पहले अकोला जिला वाशिम यवतमाल जो जिला जो है वो अकोला में सम्मिलित था, तो इसलिए वो दोनों तरफ से उनका उनके अच्छी पैठ है उनके इसके अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा कैंडिडेचर होगा और किसी किसी के दृष्टि के यानी भाजपा के दृष्टि से ये भूकंप भी होगा। प्रकाश पोहरे एक बहुत कद्दावर पर्सनालिटी है विदर्भ में, तो क्या इसका असर सिर्फ अकोला पर पड़ेगा या विदर्भ के और कॉन्स्टिट्यूएंसी पर प्रकाश पोहरे का की छाप पड़ेगी? आपको लगता है, क्योंकि प्रकाश पोहरे किसानों के बहुत बड़े नेता हैं विदर्भ में, वो अखबार चलाते हैं, अखबार समूह के मालिक हैं, इससे बड़ी उनकी छवि एक किसानों के नेता के रूप में है। ऐसी स्थिति में सिर्फ अकोला, वाशिम या यवतमाल को ना छोड़ करके पूरे विदर्भ में क्या वो गेम चेंजर हो सकते हैं और जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभर सकते हैं? और वो अगर लड़ रहे हैं तो क्या जानकारी है आपको, किस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं? नहीं, वो किसी अभी तो फिलहाल जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तरफ से तो वो खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि मुखरकर विरोध करते हैं। वो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं, वो भाजपा का तो पूरे जोर से विरोध करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ बीजेपी जो विदर्भ जनता पार्टी जो है वो इस वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश पार्टी है विदर्भ के अंदर, और वो काफी दिनों से वो लोग काम कर रहे हैं। विदर्भ राज्य अलग विदर्भ राज्य मिले इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अरुण केदार जी उसके अध्यक्ष रहे हैं। और वो उन सभी लोग विदर्भ के आंदोलन में वो बड़े जोर-शोर से रहते हैं, एज़ अ एक्टिविस्ट वो काम करते हैं। और शायद प्रकाश जी वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने जो कहा कि विदर्भ में इसका गेम चेंजर साबित होगा क्या? तो ये तो बात है कि ये इलेक्शन चुनाव किस मोड़ पर लेके जाते हैं प्रकाश जी, कितना सफल होते हैं विदर्भवादी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपने जो कहा वो 2-3 महत्वपूर्ण बातें उसके अंदर है। वो पहली बात, आप वो किसानों के बड़े नेता रह चुके हैं। शरद जोशी जी के साथ वो बड़ा काम कर चुके हैं। कापूस सीमा पार आंदोलन में और दारूबंदी के आंदोलन में उन्होंने बड़ा काम किया है। और वो विदर्भ में वो प्रखर एक एक्टिविस्ट करके वो जाने जाते हैं। उनके पास एक पेपर तो है, वर्तमान पत्र उनके पास है जो किसानों के लिए काम करता है, दलितों के लिए काम करता है, कामगारों के लिए काम करता है। जितना भी शोषित पीड़ित लोग हैं उसका वो आवाज बनकर आते हैं, ऐसी उनकी पहचान रही है। लेकिन यह जो इलेक्शन का टेम्पो है उस टेम्पो किस ओर लेके जाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, क्योंकि विदर्भ के आंदोलन में काम करने वाले बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं उनको शक्ति ही कहता हूँ। वो अपने छोटे-छोटे पैमाने पे है, संसाधनों की कमी है, लेकिन विदर्भ राज्य का मुद्दा पब्लिक डोमेन में लाना, ये मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ। क्योंकि विदर्भ का मुद्दा श्रीहरि अरणी जी के बाद और जामुनराव धोटे के बाद अगर उसको पॉलिटिकली माइलेज लेना पड़े, तो जामुनराव धोटे जी के जिस विदर्भ के राज्य के ऊपर वो चुनाव जीत कर आते थे, उसी तरह का माहौल खड़ा करने में अगर प्रकाश जी अगर कामयाब होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने गेम चेंजर की बात की, वो तो 15 दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो किस हद तक वो सफल हुए हैं। क्योंकि विदर्भ के साथ उनकी एक प्रकार से आत्मा जुड़ी हुई है। मैंने कई बार उनको देखा है कि सामान्य बातचीत में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, विदर्भ को लेकर के, विदर्भ के किसानों को लेकर के। और ये मैंने देखा कि इतने संवेदनशील, बल्कि आपने जिस केदार की बात की, केदार साहब के साथ मैं खुद बैठा था नागपुर में, मैंने वहां देखा कि केदार साहब भी काफी डेडिकेटेड हैं। लेकिन प्रकाश पोहरे जिस तरीके से कंसर्न है किसानों को लेकर के और विदर्भ को लेकर के, विदर्भ स्टेट की डिमांड को लेकर के, अभी कुछ दिन पहले वो विधानसभा में भी किस प्रकार से विदर्भ को लेकर के सवाल उठाए थे विधानसभा में, और कैसे उनको पुलिस ने फिर रोका, लेकिन वो रुके नहीं, फिर भी वो बोलते रहे। एक 70 साल के इंसान एकदम से कूद गए और फिर उस मुद्दे को उन्होंने फ्लैग किया और विधानसभा में उसकी गूंज हो गई
और मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा स्पीकर तक सारे लोग घबराए हुए थे कि ये मुद्दा कहीं आउट ऑफ बॉक्स न चला जाएगा। मीडिया ने हालांकि उसको बहुत, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दबाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ। तो इस सबको लेकर के ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश पोहरे विदर्भ के मुद्दे के साथ जीते हैं, उठते हैं, मरते हैं, खाते हैं, सब कुछ सोते हैं विदर्भ के मुद्दे को। और अगर विदर्भ का मुद्दा इलेक्शन के टाइम में अगर फ्लैग हो जाता है तो क्या बाकी पार्टियों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्योंकि विदर्भ में और दूसरी पार्टी की उतनी मजबूत स्थिति नहीं है एनसीपी की। वो शायद आप ही प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या एनसीपी की विदर्भ में क्या हैसियत है और शिवसेना उद्धव की विदर्भ में क्या हैसियत है। देखिए, विदर्भ राज्य को विरोध करने वाली महाराष्ट्र में एक ही पार्टी है, अरे दो पार्टी उसको कह सकते हैं, वो एक है शिवसेना और दूसरी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो मनसे है, जिसको कहते हैं राज ठाकरे की। यानी ठाकरे परिवार विदर्भ राज्य को मान्यता नहीं देता, वो बोलता मराठियों का एक ही राज्य होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, विदर्भ में शिवसेना का भी कुछ एक छोटे तबके हैं जो जिलों में कुछ तालुका के ऊपर वो काम करते हैं। पूर्व विदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं है। रामटेक और ये छोटी-मोटी अगर छोड़ दे, छोटे-मोटे नेता अगर छोड़ दिए, तो उसके शिवसेना के तरफ अभी कोई ऐसा आदमी खड़ा नहीं है। मनसे का तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो विरोध तो खत्म हो गया। अभी जो विदर्भ को समर्थन करने वाले लोग थे, जो कांग्रेस ने भी कभी विरोध नहीं किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट ने अगर विदर्भ के लोग अगर मानते हैं विदर्भ राज्य चाहिए, तो उनको हम समर्थन करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विदर्भ के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, इसलिए हमको चुन के दो, ये तो उन्होंने विषय किया है। हालांकि विदर्भ राज्य करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किए, ये भी हकीकत है। लेकिन आज आज इस मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकली अगर कोई ले जा रहा है तो वो प्रकाश पोहरे है। ऐसा नहीं है कि उसमें वामनराव चटप और उनकी पूरी शेतकरी संगठन वो भी उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर राजनीतिक तौर के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में अगर गूंज उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रकाश पोहरे है। मैं इस बात की कोशिश नहीं कर, ये राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए कि बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन उसको वैचारिक मुद्दा भी प्रकाश जी ने बनाने की कोशिश की पूरे साल भरे में। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई होगा तो वो आदिवासी है, वो विदर्भ का आदिवासी है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई दलित पीड़ित है तो वो विदर्भ का दलित पीड़ित है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई युवा पीड़ित है तो विदर्भ का युवा पीड़ित है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई नौकरियां कम होती है तो विदर्भ के बच्चों को नौकरियां कम मिलती है। अगर महाराष्ट्र के अंदर बिजली सबसे ज्यादा कहीं कम होती है, मिलती होगी किसानों को, तो वो विदर्भ के किसानों को बिजली कम मिलती है। महाराष्ट्र में बिजली कम है, किसानों को बिजली कम मिलती है, लेकिन दिन में बिजली पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को मिलती है, विदर्भ के लोगों को रात को बिजली मिलती है। ये तो अन्याय है ना। सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन विदर्भ करता है, तो यानी किसान भी, आप सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र के पूरे किसानों की बात करेंगे तो विदर्भ का किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, विदर्भ की महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है। आज हम देख रहे हैं कि भारत की लोक संख्या बढ़ती जा रही है और आश्चर्य होगा, और ये पूरे में नेशनल मीडिया के ऊपर इन लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। यानी झारखंड से लेके पूरे जितने भी पहले वो या पिछड़े राज्य कहलाए जाते थे, बिहार जैसे या फिर उड़ीसा जैसे, वहां की भी लोक संख्या कम नहीं हुई है, लेकिन विदर्भ की लोक संख्या कम हुई है। ये नेशनल मीडिया के ऊपर चर्चा का विषय होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिस स्टेट के अंदर अपनी लोक संख्या कम हो गई है, यहाँ के आमदारों और खासदारों की संख्या कम हुई है, और हम 2027 में खासदारों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वहां विदर्भ की संख्या कम हो रही है। तो ये क्यों कम हो रही है? यह जो मुद्दे है, ये मुद्दे प्रकाश जी ने जोर जोर से उठाने की कोशिश करी है, और वो उनका तो फ्रस्ट्रेशन है कि और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन सभी लोगों ने विदर्भ के लोगों को फंसाया है। भाजपा का तो उसमें सबसे ज्यादा रोल है। उन्होंने कहा था विदर्भ राज्य होना चाहिए, छोटे छोटे राज्य की उन्होंने डिमांड करी थी, लेकिन उन्होंने उसका प्रखरता से विरोध किया है। वो समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने राज्य स्तर के ऊपर और नेशनल स्तर के ऊपर, जिसके ऊपर राज्य बनाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की है। ये विदर्भ के साथ तो अन्याय है, आप दलील दे सकते हो। और प्रकाश जी भी यही कहते हैं कि विदर्भ के राज्यों के ऊपर, वो फडणवीस जी ने एक बार ऑफ द रिकॉर्ड कहा था मेरे पास कि विदर्भ राज्य के लिए कोई इलेक्टोरल मेरिट नहीं है। हाँ, ये सही है,
हम तो यही चाहते हैं ना कि इस बार प्रकाश जी ने वो जो देवेंद्र जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉल मेरिट विदर्भ राज्य के लिए नहीं है। लोग चाहते हैं विदर्भ राज्य हो, लेकिन असुरक्षित महसूस महसूस करते हैं। हमारे ऊपर हमारा ही विश्वास हम लोग खो चुके हैं। हम अलग राज्य करेंगे तो हम बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसी निराशा से घिरा हुआ है विदर्भ का किसान है, विदर्भ का युवा है, विदर्भ की महिलाएं हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से विदर्भ इतना पीछे चले गया है। जो विदर्भ एक बार महाराष्ट्र को अपनी दिशा दिखाने की कोशिश करता था, विदर्भ के संसाधनों के ऊपर जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की अपनी नींव रखी, आज विदर्भ अपनी निराशा के गर्त में फंस गया है और उसको अपना शब्द देने के लिए, अपना आवाज बनाने की कोशिश इस बार ये इलेक्शन का मैं क्या कहना, तो अगर प्रकाश पोरी जी खड़े होते हैं तो विदर्भ राज्य का मुद्दा जो है वो पूरे इस इलेक्शन में विदर्भ में एजेंडा बनेगा। अगर वो खड़े रहते हैं और मुखर करके से खड़े रहते हैं और अनेक अपने अगर 10वीं कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो विदर्भ राज्य के लिए अपने बड़े कद्दावर नेता अगर उसके अंदर काम में लगा दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ में जो राजनीति का भी माहौल चल रहा है उसको पलटने में वो बिल्कुल कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर विदर्भ, मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो संगठनें हैं विदर्भ की, इंक्लूडिंग विदर्भवादी पार्टी जो हैं, उनके साथ शायद प्रकाश पोहरे एक ज्वाइंट उम्मीदवार होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, विधानसभा में भी इनका प्रेजेंस बहुत दमदार होने वाला है। और अगर लोकसभा चुनाव में विदर्भ की जनता ने थोड़ा भी मन बनाया तो खाली अकेले प्रकाश पोहरे नहीं बल्कि इनके साथ मेरे ख्याल से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना आपको नजर आ रही है, और कितने लोग जो विदर्भवादी पार्टियां हैं उनसे लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, इसकी कोई जानकारी आपको मिल रही है? नहीं, उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। देखिए, पूरे विदर्भ में विदर्भ राज्य के जितने भी छोटी-छोटी पार्टियां हैं जिसको विदर्भ राज्य मिलना चाहिए इसलिए काम करते हैं, वो अच्छे लोग हैं। वो अपने अपने तरफ से अपने अपने इलाके में अपनी मर्यादाओं में अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करते रहते हैं। संसाधनों की बहुत कमी है, विशेषतः पैसों की बहुत कमी है। उनके पास आर्थिक ताकत नहीं है, इसलिए शायद वो अपना बढ़ नहीं पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बात कही है कि जैसा विदर्भ का अगर पूरा देखोगे ना तो एक छोटे-छोटे कस्बे 2-3 जिलों का भाषा प्रांत के अनुसार भी, जैसा आप पूर्व पश्चिम विदर्भ में आओगे तो यहाँ वराड है 3 जिलों का। बुल्ढाना थोड़ा-सा ऊपर चले जाता है, थोड़ा-सा, लेकिन वो भी वराड में आ जाता है। वाशिम है, अकोला है, अमरावती है, बुल्ढाना है, ये छोटा-सा इलाका। झाड़ी पट्टी का इलाका आप उधर पूर्व विदर्भ में चले जाओगे, कोष्ठी लोगों का इलाका है। इन छोटी-छोटी और वो अपने स्थानिक लोग हैं। इन छोटे-छोटे स्थानिक लोगों का जो 2-2 3-3 जिलों में इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों का संगठन है। अपने-अपने वो बलबूते के ऊपर वो काम करते हैं। जैसा वराडी साहित्य सम्मेलन करके एक छोटा-सा अपना साहित्य सम्मेलन करते हैं वराडी बोली भाषा में। उन लोगों को साथ में ले, ऐसी छोटी-छोटी संगठनाओं को वो साथ में लेकर बैठ के, आदिवासियों की अपनी-अपनी छोटी-छोटी संगठनाएँ हैं। गोंड भाषिक लोग हैं, कोरकू भाषिक लोग हैं। ये छोटी-छोटी जो गौली है, जो आदिवासी इलाकों में रहते हैं, उन छोटे-छोटे लोगों को अगर मैं साथ में ले लिया, जैसे नागपुर में कोष्ठी समाज की मैंने बात करी है, ऐसे छोटे-छोटे लोगों को अगर साथ में लेते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन ये 15-20 महीना, 1 महीना में खड़ा हो सकता है और वो विदर्भ राज्य के लिए काम कर सकता है। क्योंकि यह मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो फ़ॉर्मूला है, यह अणे साहब ने भी किया था, जामुनराव धोटे जी ने भी किया था और ये पूरा इलाका में उसका प्रभाव है। अगर सिर्फ उसको क्या बोलते हैं उसको उस हनुमान को जागरूक करना है अपनी शक्ति की, वो क्या कर सकता है, कैसा बदल सकता है, और इन नेताओं की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। वो काम करने के लिए अपना क्षमता अगर बढ़ाएंगे तो ये कार्यकर्ता आगे आएंगे और इसी लाइन से अगर 24/7 अगर काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये जो मुद्दे जो अभी इलेक्शन में आएंगे उसको वो टर्न देने में कामयाब हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विदर्भ को लेकर के अपनी संवेदनशीलता कई बार चुनाव में दिखा चुकी है। कम से कम बीजेपी के दो बड़े नेता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा था कि जब तक विदर्भ नहीं बनता है मैं शादी नहीं करूंगा, और उन्होंने शादी भी कर ली। उसी प्रकार से कुछ इस तरह के वायदे नितिन गडकरी साहब के थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सूर्यकांत जी कि अकोला में
खुद प्रकाश पोहरे एक बहुत छुपे हुए नेता, छुपे हुए पर्सनालिटी नहीं है। प्रकाश पोहरे की एक पॉलिटिकल फैमिली है और उनके अपने रिलेटिव भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद हैं। मोदी कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे थे। अभी स्वास्थ्य कारणों से वो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके और जो दूसरे रिलेटिव हैं वो वहां से विधायक हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रकाश पोहरे राजनीति के मैदान में कूदते हैं तो एक परिवार में भी एक बात तो चलेगी कि राजनीति में वो किसका विरोध करेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे। क्या इस पर भी कोई रणनीति बन रही है? नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है जो आपने कहा है। देखिए, ये कुछ अपने घराने होते हैं जो राजनीति में पूर्णतया वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते हैं। धोत्रे फैमिली जिसके आपने जिक्र किया, वो प्रकाश जी के रिश्तेदार है, वो भाजपा के विद्यमान सांसद भी है जिनकी अभी तबीयत अच्छी नहीं है। वो उनका परिवार, वसंतराव धोत्रे उनके भाई थे, वो भी एनसीपी में थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और बड़े कद्दावर राज्य मंत्री भी रह चुके हैं वो। उनके एक जो भाई है वो यहाँ के एपीएमसी के चेयरमैन है। वो बड़ी फैमिली है और उनके रिश्तेदार में पूरा सहकार विभाग जो है ये हमारे यहाँ कहा जाता है धोत्रे, पोहरे, भुईबार, कोरपे, ये सब एक 4-5 लोग हैं जो 4-5 कम्युनिटी जो है वो पूरे सहकार के ऊपर, वो पूरे राज्य के ऊपर अपना कब्जा रखती है, ऐसा अकोला में कहा जाता है। सहकार क्षेत्र के अगर कोई आजू बाजू में इधर उधर चले जाए तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता लोकसभा का पर्टिकुलर, इस दृष्टि से अगर देखे तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जी के अगर यहाँ का अगर उम्मीदवारी घोषित होती है तो उसके अंदर कुटुंब का कोई ऐसा विषय होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि प्रकाश जी ने इस अपने आप को अपने परिवार और ये सब जो जिसको क्या कहते हैं, ऐसा अपने परिवार में आजू बाजू में अपना काम सीमित नहीं रखा है। वो इससे परे है, वो जनता में काम करते हैं। वो इसलिए मैंने कहा ना कि वो मराठा समाज से आते हैं जरूर है, लेकिन उनकी अपनी पहुंच जो है वो मराठा समाज के साथ साथ, मराठा होने के बावजूद भी वो मराठा लीडर करके अपने आप स्वयं को घोषित करना उचित नहीं समझते। आज तक का मैंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। वो मराठा समाज की भी जो गलतियां हैं उसको उन्होंने बार-बार अपने प्रहार या स्तंभ लेखन में बार-बार जिक्र किया है। मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रखरता से विरोध करने वाले वो एकमात्र थे। इस पूरे लिखान में अगर कोई मराठी समाज के, हालांकि पत्रकार ने अपनी जाति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वो आता ही है। उन्होंने जिस तरह से आरक्षण के लिए ये सब आंदोलन चल रहा है उसका उन्होंने प्रखरता से विरोध किया है। उनका कहना ही था कि नौकरियां ही नहीं है तो आप क्यों आंदोलन कर रहे हो। प्रखर विरोधी रहे वो इस मुद्दे का, विरोधी रहे। इसीलिए आपको लगता है कि प्रकाश पोहरे की छवि अक्रॉस द कास्ट एक समावेशी व्यक्तित्व की है और वो इनके लिए सबसे बड़ा पिवटल रोल प्ले करने वाला है आने वाले चुनाव में? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। और उन्होंने वो अगर वो व्यापारी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, सब में प्रकाश पोहरे की एक समावेशी छवि है। तो ऐसी स्थिति में तो सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर के प्रकाश पोहरे खड़े होंगे। ये चुनौती बनकर खड़े होंगे। और मैं इसके ऊपर, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जी ने भी अलग विदर्भ के राज्य की उसको इस आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया है। मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी अगर इस आंदोलन में खड़े होते तो दोनों प्रकाश, यानी प्रकाश पोहरे और प्रकाश आंबेडकर, इन दोनों ने साथ में आना चाहिए। अपनी तात्विक, अपनी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अभी आज का माहौल है और विदर्भ का जो आदमी है, विदर्भ में रहने वाले जो नागरिक है, ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर, यहाँ के जो रह रहे लोगों के ऊपर अपना अगर विकास करना है तो विदर्भ राज्य के सिवा पर्याय नहीं है। प्रकाश आंबेडकर जी भी जब इस बात को मानते हैं तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अगर साथ में खड़े हो गए तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है। और उसके लिए प्रकाश आंबेडकर जी के और प्रकाश पोहरे जी की दोनों की मीटिंग इतने, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जी की कल मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ वो जाने वाले नहीं है। अभी तो कल तो पूरा था, मैंने उन्हें सवाल ही पूछ लिया था प्रकाश आंबेडकर जी को कि आप सिर्फ घोषणा करने के बाकी रह गए कि हम निकल चुके हैं और आप पूरे निकल चुके हैं। तो बोले हाँ, आप समझ लीजिए मैं उनमें काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो तीनों लोगों के साथ अलग बात कर रही है, महाविकास आघाड़ी करके एकत्रित बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रकाश आंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी के साथ जाने वाले नहीं है। तो बड़ा जो फोर्स आज प्रकाश आंबेडकर जी के पास है,
शोषित पीड़ित और दलित लोगों का और ओबीसी लोगों का, वो प्रकाश जी के अगर साथ जाए, अंबेडकर, दो प्रकाश साथ में अगर आ गए, तो ये आपने जो शब्द कहा है ना कि गेम चेंजर साबित होगा, तो ये डेफिनेटली गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं इसमें एक और बात देख रहा हूं कि सूर्यकांत जी, कि अगर प्रकाश पोहरे ने फुट डाउन कर दिया और वहां पे जिस तरह से सर्व समावेशी समाज के वो चेहरा हैं, और अगर वो सारा समाज एक बार मन बना लेता है विदर्भ के नाम पर, तो निश्चित रूप से प्रकाश पोहरे राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की बहुत मुखर आवाज के रूप में जाने जाएंगे। और फिर जो किसान मूवमेंट अभी पूरे देश में चल रहा है, क्या उसको भी मजबूती मिल सकती है? क्योंकि विदर्भ का मतलब किसान से होता है, खेती और किसानी से होता है, और खेती और किसानी को एक मुखर आवाज देने वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रकाश पोहरे जाने जा रहे हैं उस इलाके में। बाकी जो उनके सहयोगी हैं वो तो है ही हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रकाश पोहरे, जो आपने कहा कि डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर प्रकाश अंबेडकर साथ आ जाएं, तो ये जो मेरी विनिंग कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा होता है और वो जीत करके आते हैं, सांसद बनते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को एक मजबूत आवाज मिल सकती है। ये तभी मिलेंगे आशुतोष जी। मैं आपने जो बात रखी है उसका मैं आनंद से उसको स्वीकार करूंगा। मैं मानूंगा उसको। कब कब होगा वो? दिल्ली में कब होगा? जब यहाँ का जो स्थानिक आदमी है वो अपने आदमी को बड़ा बनाएगा तब। नहीं तो आज आज मुझे आप बताइए, किसान दिल्ली में जो किसान का आंदोलन चल रहा है उसमें विदर्भ का किसान कहाँ है? विदर्भ के मुद्दे कहाँ हैं? वो नहीं है साहब, वो नहीं है। मैं तो कई दिनों से यही कह रहा हूं ना कि आप अपनी ही रटे जा रहे हो, आप अपनी ही रटे जा रहे हो। अरे इधर का आप बड़े खुश खुश है साहब। आप हरियाणा पंजाब के किसान खुश है। आप इधर में आकर देखिए वो किसान कैसा जीता है। आप जो बातें रख रहे हैं ना, इधर कोई वो उसको मुद्दा ही नहीं है। हम पूरे टोटल एज ए किसान का अगर मूवमेंट देखें तो उसका समर्थन है। वो जो आंदोलन का है समर्थन है। आज किसान करके मैं अगर किसान हूं तो मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन बाय एंड लार्ज विदर्भ के किसानों के लिए हाथ में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और विदर्भ की जनता ने, विदर्भ के किसानों ने इस बात को समझना चाहिए कि अपना एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो मुखर करके ना डरे, अपनी बात केंद्र स्तर के ऊपर रखने की क्षमता रखता हो। और ऐसी क्षमता आज विदर्भ के अंदर किसी किसान नेता है तो वो है प्रकाश पोहरे। आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हो? तो विदर्भ की पूरी जनता ने, जहां से 80% किसान है कि यहाँ किसान परिवार से कहीं ना कहीं से जुड़कर आता है, उन्होंने इस बात को समझना चाहिए कि हमने ऐसे नेता को चुन के देना चाहिए जो दिल्ली में अपनी आवाज बन सके। और वो प्रकाश पोहरे अगर उसके अंदर मैं बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उन्होंने खुद को प्रूव किया है। मैं आपको मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। जो मनमोहन सिंह जी ने 2008 में जो किसान की कर्ज माफी हुई, उसका सिलसिलेवार अगर काम देखोगे, उस वक्त शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री थे। उन्होंने बराबर उसको एक आंदोलन की चेन खड़ी की प्रकाश पोहरे ने। उस वक्त जो केंद्र में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ किसका इंटरैक्शन था? वो मोहन दारिया जी का था। वो मोहन दारिया जी को पुणे में उन्होंने एक उपोषण किया था, उसको समर्थन में चले गए। क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ऐसा करूं, अगर मुझे दिल्ली लोगों से मिलना है तो मुझे दिल्ली के लोगों से जो जो मेरी मीटिंग करा सकते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है मोहन दारिया जी का। उन्होंने अपने आंदोलन में मोहन दारिया जी को साथ में लिया और मोहन दारिया जी को बोल के उन्होंने मनमोहन सिंह से अपनी मीटिंग कराई। और 72,000 करोड़ का जो पूर्ण देश को जो कर्ज माफी मिली, उसका सबसे बड़ा श्रेय जिसको जाता है, उन्होंने सिलसिलेवार पूरे साल भर में किया, तो उसका नाम है प्रकाश पोहरे। किसानों की आत्महत्या का विषय रखने वाला कौन आदमी है पूरे देश के अंदर? सबसे पहला, अगर किसी ने इस किसानों की आत्महत्या का अगर किसी ने विषय किया और उसको राष्ट्रीय स्तर का विषय बनाया, तो उसका नाम है प्रकाश पोहरे। ये जो दिल्ली की जो मीडिया है ना साहब, ये दिल्ली की मीडिया ने इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि प्रकाश पोहरे एक छोटे से जिले से, छोटे के गांव से आता है, उरण नाम के गांव से आता है। वो जो बात कर रहा है उसके बाद को आप कीमत नहीं देते हो दिल्ली के आप पत्रकार लोग। और उसने ये आंदोलन खड़ा किया। उनको ये पता चलना है कि ये जो बड़ा किसानों की आत्महत्या का मुद्दा जो बना है, उसका प्रकाश पोहरे है जो नेशनल स्तर के ऊपर आया है। इस बात को दिल्ली की मीडिया समझती नहीं है। उनके सामने जो जाता है उसको वो समझते हैं कि यही अपना विषय है। तो प्रकाश पोहरे, और मैं आपको बता दूं, टाटा ट्रस्ट ने वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो पूरा का पूरा डेटा जो है किसानों का आत्महत्या का, वो डेटा प्रकाश जी से लिया है। उनके बाद जो उनका जो एनालिसिस बना और उसके ऊपर फिर
टीम बनी और मनमोहन सिंह ने जो उसके ऊपर वो टीम का वो अहवाल के ऊपर जितना भी अपने निर्णय करने की कोशिश की, उसके मूल में प्रकाश पोहरे है। पूरा का पूरा किसानों की आत्महत्या का डेटा, ये 30,000 35,000 किसानों का डेटा पूरी फाइल ही पढ़ने के लिए देशोन्नति के ऑफिस में आते थे, प्रकाश जी के ऑफिस में आते थे ये सारे बड़े बड़े एनालिस्ट करने वाले लोग। ये जो छोटी छोटी चीजें जिसके कारण किसानों को अपना लाभ हुआ और किसानों का आत्महत्या का विषय ये जो पूरे नेशनल स्तर के ऊपर लाया, उसका कारण मूल कारण प्रकाश पोहरे है। ऐसे आदमी ने तो दिल्ली में लोकसभा में जाना ही चाहिए किसानों का विषय रखने के लिए, और ये विदर्भ की जनता ने इसको बात को समझना चाहिए। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैंने वो तस्वीर देखी है, मैं अभी अपने दर्शकों को दिखाता भी हूं वो तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और 2.5 घंटे तक मीटिंग चली और उसके बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था 72,000 करोड़ के लोन वेवर का। ये इतने सारे अचीव, मैंने वो भी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें टाटा समूह के जो लोग रिसर्चर आए थे उन्होंने जिसका जिक्र किया, बल्कि विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा में कई सारे जो कानून बने हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है सो प्रकाश पोहरे का है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश पोहरे को इस रूप में लोग नहीं जान रहे हैं। हैरानी है, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया को उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अगर प्रकाश पोहरे ने यह मन बनाया है कि वो चुनाव के मैदान में आएंगे और संसद जाएंगे, तो ये तय करना पड़ेगा विदर्भ की जनता को कि ऐसे सूरमा को वो संसद भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हालांकि निर्णय नहीं हुआ है, जब घोषणा होगी तभी शायद हम बताएंगे, लेकिन ये खबरें अभी हमारे पास छन करके आई हैं। अधिकृत घोषणा तो शायद प्रकाश पोहरे ही करेंगे, उनसे बातचीत के बाद ही हम दर्शकों को बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं महाराष्ट्र में और विदर्भ में क्या क्या बाजी पलटती है और कितना बाजी पलटाने में प्रकाश पोहरे कामयाब होते हैं। हमारी भी शुभकामना है प्रकाश पोहरे को कि वो लड़ें, लेकिन अब देखना है कि परिवार, समाज और पॉलिटिक्स, इस सब में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं प्रकाश पोहरे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहार में आज बस इतना ही। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।